चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर अजीब संयोग रहा है। यहां लगातार दूसरी बार किसी भी नेता को जीत नहीं मिल पाई। सन 1951 से लेकर साल 2018 तक 15 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि जनता ने यहां से दूसरी बार किसी भी विधायक को चुनाव जिताकर लगातार विधानसभा नहीं भेजा। भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य दल से कोई भी लगातार दूसरी बार विधायक बनकर वो विधानसभा नहीं पहुंच पाया। दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल भले ही 5 बार यहां से विधायक चुने गए हों, लेकिन उन्हें भी लगातार दूसरी बार चुने जाने का मौका नहीं मिल पाया। मेघवाल एक चुनाव जीते तो दूसरा चुनाव हार जाते। यही हालात भाजपा से जुड़े नेताओं के भी रहे। जनता के इसी मिजाज के चलते बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का मानना है कि जनता इस बार खेमाराम मेघवाल को विधानसभा पहुंचाएगी। सुजानगढ़ की सीट हम लोग अल्टरनेट जीतते रहे। 93 में जीते, 98 में हारे, 3 में जीते, 8 में हारे, 13 में जीते, 18 में हारे। उस सीक्वेंस से अब हमारी जीतने की बारी, क्योंकि वहां की जनता हर बार मूड बदलती है। सन 1951 से लेकर 1972 तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र सामान्य सीट रही है। हालांकि 1951 में हुए चुनाव में यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी थी। निर्दलीय प्रत्याशी प्रताप सिंह ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराया था। इसके बाद प्रताप सिंह भी दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाए। 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी शन्नु देवी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का खाता इस विधानसभा क्षेत्र में 1962 में खुला, जब कांग्रेस के फूलचंद ने यहां जीत दर्ज की। इसके बाद फूलचंद भी अगला चुनाव यहां से हार गए। हालांकि 1972 में फूलचंद को फिर से यहां जीत मिली। इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव से यह सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल को इस सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार विधायक बनने का मौका मिला। हालांकि 1980 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर मेघवाल 1990, 1998, 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। इस सीट पर कांग्रेस ने स्वर्गीय मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल पर दांव खेला है। पार्टी का मानना है कि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तरफ से किए गए विकास के कामों और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत पार्टी आराम से यहां अपनी नैया पार लगाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि विकास के नाम पर सुजानगढ़ हाथ पर मोहर लगाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा खुद इस सीट को जीतने के लिए मैराथन बैठकें कर रहे हैं। मनोज मेघवाल जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, उसके प्रति बहुत अच्छा रुझान है और लोग बाग उसको एक तरफा वोट देकर के चुनाव जिताना चाहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ जातिगत समीकरण क्या है। यहाँ कुल मतदाता हैं 2,74,792। इनमें पुरुष मतदाता हैं 1,43,374 और महिला मतदाता हैं 1,31,418। इनमें जाट मतदाता हैं 63,000, मेघवाल मतदाता हैं 45,000, राजपूत मतदाता हैं 38,000, वहीं अल्पसंख्यक मतदाता 32,000 और ब्राह्मण मतदाता 30,000 हैं। भाजपा ने भले ही पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अपनी पैठ की अनदेखी के चलते हाल ही के नगर परिषद के चुनावों में खेमाराम की निष्क्रियता के कारण ज्यादातर कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जबकि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की सबसे बड़ी उपलब्धि की 1,000 करोड़ की लागत से आपणी योजना का दूसरे चरण का मीठा पानी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचाकर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किया है। बता दें, वर्ष 2018 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहां से 38,000 वोटों से जीते थे। 83,632 वोट मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 2018 के चुनाव में मिले थे, जबकि भाजपा के खेमाराम मेघवाल को 44,883 वोट मिले थे। इस बार आरएलपी समीकरण बिगाड़ सकती है। पहली बार आरएलपी ने यहां पर सीताराम नायक को मैदान में उतारा है, जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इन तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपना दमखम लगा रखा है।
वजह साफ है, तीनों सीटों पर किसी भी राजनीतिक दल का जीतना बहुत जरूरी है। विधानसभा में जो अभी फिलहाल आंकड़ा बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन आज इस तीनों में से हम बात करेंगे चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर। ये विधानसभा सीट का जो इतिहास रहा है, जो जीत का इतिहास रहा है, वो अपने आप में बड़ा अलग और अनोखा रहा है। यहाँ पर एक प्रत्याशी लगातार 2 बार जीत दर्ज नहीं करवा पाया। बीच में एक बार कोई ना कोई दूसरा प्रत्याशी जीता है, उसके बाद वापस भले ही उनकी जीत दर्ज हो गई हो। तो क्या इस बार ये जो जीत का अब तक का इतिहास रहा है वो टूटेगा, या फिर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जहां एक तरफ सिंपैथी वोट खेलने की कोशिश की गई है, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, और दूसरी तरफ एक अनुभव को सामने रखा गया है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, किसका कौन सा वाला ट्रम्प कार्ड काम करेगा और किसका कौन सा ट्रम्प कार्ड सिर्फ सियासी मंचों से भाषणों में ही रह जाएगा? बातचीत करेंगे इसी को लेकर। सुजानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर आज हमारे साथ सुजानगढ़ से ही बीजेपी नेता डॉक्टर वासुदेव चावला जी हमसे जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से आशाराम सैनी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जन टीवी के सुजानगढ़ से संवाददाता मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में जयपुर से जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे फिलहाल। जी डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने 1-2 दिन पहले ये कहा था कि जो इतिहास रहा है अब तक, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। पिछली बार कांग्रेस की सीट रही, मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे, वहां से दिवंगत हो गए कोरोना की वजह से। तो जो इतिहास अब तक चलता आया है उससे वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब बीजेपी के खाते में सीट है। क्यों उस पैटर्न को ही सामने रखकर बात कही जा रही है? इसके अलावा और कोई बात क्यों नहीं रखी गई? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, नमस्कार कि आपने मेरे को मौका दिया। सतीश जी पूनिया ने जो बात कही है वो सिर्फ इसलिए नहीं कही कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उन्होंने तथ्यात्मक बात कही है। ये भी एक कारण है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार माननीय खेमाराम जी है, कांग्रेस की तरफ से दिवंगत श्री मास्टर जी के पुत्र मनोज जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में मास्टर जी के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो स्वर्गीय हो गए। फिर भी जब बात चली पड़ी तो मैं कहूंगा कि सुजानगढ़ हमेशा विकास की दृष्टि से महरूम रहा है, कुछ हुआ नहीं। वहां 2 बार से लगातार नगरपालिका कांग्रेस की है, और आज आप नगरपालिका क्षेत्र के हालात देखिए, जगह जगह टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, आप एक गली में निकल नहीं सकते। यानी मैं कहूंगा ये सीवरेज और ड्रेनेज के नाम से जो घपलों के साथ साथ लोगों को, आम आदमी को परेशानी में डाला है। वहां एक चिपटिया ताल नाम की जगह है, उसमें भी ऐसे वो भी एक सुजानगढ़ के लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक तो कारण ये भी हो गया, दूसरा जो किसान और युवा और जो दलितों के साथ कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में जो धोखाधड़ी की, बिजली के नाम से जो धोखाधड़ी की, उसका भी लोगों में आक्रोश है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में आते ही हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। संपूर्ण की बात छोड़िए, बेचारे किसानों के डिफॉल्टर और हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कांग्रेस की सरकार आते ही हमारा संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। उस चक्कर में उन्होंने पैसा भी जमा नहीं कराया और बैंकों के नोटिस उनके घर तक आ गए। इन्होंने कहा था हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। आप बिजली के बिलों को देखोगे तो उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है किसी बिल में, उसमें यूनिट कितनी है और उसका बिल कितना है। इसी प्रकार विजिलेंस के नाम से सुजानगढ़ के लोगों को, विशेषकर सुजानगढ़ बिदासर क्षेत्र के ग्रामीण जो किसान है या अच्छी फसलें होती है, उनको भी इन्होंने इतना परेशान किया है। आज सुजानगढ़ और बिदासर क्षेत्र है वो पूरी तरह से त्रस्त है, और यहाँ की जनता ने इसका मैंडेट भी दिया है। हमारे पहली बार सुजानगढ़ विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना है। हमारी चारों जो जिला परिषद की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बिदासर क्षेत्र में हमारा प्रधान भी बना है, हमारी नगरपालिका भी बनी है। और जो नगरपालिका क्षेत्र की बात मैं आपसे और करूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने जो वार्डों का वर्गीकरण किया, बहुसंख्यक लोगों के वार्ड है वो 1700 से 1700, 1800, 2000 के, और माइनॉरिटी लोगों के वार्ड उन्होंने 380, 280, 480, 580 ऐसे छोटे छोटे वार्ड बनाकर एक कांग्रेस का जो
मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ बनाकर जो कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ा ली, उसके कारण सुजानगढ़ शहर में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। तो इसका भी आम लोगों में इसका बड़ा आक्रोश है। जनता तैयार बैठी है वहां सुजानगढ़ में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। एक कारण और भी था, संतोष प्रधान जिसने चुनाव लड़ा था पिछली बार, संतोष जी मेघवाल जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो 38,000 के लगभग वोट लेके गई थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और तन एकदम जी जान से जुटी है खेमाराम जी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और अच्छी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हमारे जैसे कई कार्यकर्ता थे जो टिकट की दौड़ में भी थे, पर पार्टी ने श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम को टिकट दी है और हम सारे के सारे लोग उन सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम जी मेघवाल के साथ लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसके लिए तो और ये जो पूनिया जी ने जो बात बताई, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात बताई, ये इन सब तथ्यों के साथ उन्होंने ये बात बताई। मनीष जी, क्या लगता है आपको वहां पर जो सिंपैथी वोट तो कांग्रेस की तरफ से खेला गया है और साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों का मुद्दा है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। आपको लग रहा है कि यही मुद्दे हैं या इसके अलावा और भी स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर वहां पर जिक्र किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जी प्रभात, बताइए। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी वासु जी ने जिक्र भी किया कि जो चौपटिया तलाई है उसको लेकर जो काफी रोष है लोगों में, और यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेके भी काफी रोष है। और निश्चित रूप से जो सिंपैथी की जो है वो कांग्रेस को आस लग रही है और संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि सिंपैथी के सारे नौका पार कांग्रेस करना चाह रही है। इसमें कुछ लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 2 दिन के बाद ही आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि आज जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर यहाँ के कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से भाजपा जो है कि अभी तक कमजोर दिखाई दे रही थी, अब काफी हद तक जो रूठों को मनाने का दौर भी चला है। काफी बड़े बड़े बीजेपी के जो लीडर है प्रदेश स्तर के, वो आके यहाँ पे डेरा डाले हुए बैठे हैं। राजेंद्र राठौड़, राहुल कसवा खुद यहाँ 4-5 रोज से लगातार यहाँ के व्यापारियों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। जी प्रभात जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। स्वर्णिम जी, आप कुछ देर पहले हमारी डॉक्टर वासुदेव चावला जी हैं, बीजेपी नेता, उनसे बातचीत हो रही थी, वो अभी जुड़े हुए हमारे साथ। उनका ये कहना था कि सतीश पूनिया का जो बयान था उसके संदर्भ में उन्होंने बात की थी कि ये सिर्फ उन्होंने जो इतिहास रहा है वहां पर जीत का, कांग्रेस बीजेपी का ऑल्टरनेट, उसको सिर्फ इतिहास को देखकर ये बात नहीं कही थी कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उनका ये कहना था कि वहां पर जो मुद्दे हैं, उन्होंने किसानों के मुद्दे का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने वहां पर ये कहा कि पिछली 2 बार से नगरपालिका जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं हुए, विकास कार्यों से दूर रहा सुजानगढ़ इलाका। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार जीत कर आएगी और ये जो इतिहास अब तक बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वही इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। स्वर्णिम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप अपना ईयरफोन हटाकर, पिन निकालकर और सीधा डायरेक्ट अपनी आवाज हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। स्वर्णिम जी की आवाज नहीं आ रही है। जी स्वर्णिम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, तब तक इस तकनीकी खामी को हम दूर कर लेते हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनके पास भी मैं लौटूंगा। जी मनीष जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। आपने 2-3 बातें बताई स्थानीय मुद्दों को लेकर। हम बात करें, एक वहां पर पानी का एक बड़ा मुद्दा है और ये कहा जा रहा है कि जो पानी को लेकर कांग्रेस सरकार ने काम किए थे वो काम अभी अधूरे हैं और ये अधूरे काम ही कांग्रेस के विपक्ष में जाएंगे। ये बीजेपी के नेताओं का कहना था, कुछ बयान जो उन्होंने मंच से दिए थे अपनी सियासी सभाओं के दौरान। इसके अलावा और स्थानीय और से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अब तक ऐसा लग रहा है कि विकास की राह में सुजानगढ़ को
आगे उस गति से नहीं बढ़ा पाए, चाहे बीजेपी या कांग्रेस में। सिर्फ अभी लास्ट जो टेन्योर रहा है विधायक का, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले की बात कर रहा हूं, जिसको मुद्दे के तौर पर अभी तक जिंदा तो रखा गया, लेकिन उसे इसलिए जिंदा रखा गया ताकि अगली बार चुनाव जीता जा सके। जी, मैं मुख्य मुद्दे की बात करूं तो यहाँ पे जो जिला बनाने की मांग है वो पिछले काफी सालों से यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी मीटिंग में किसी भी बड़े नेता, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, उन्होंने खुद के नहीं कहा कि हम जिला बनाएंगे। लेकिन मास्टर भंवरलाल, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनके प्रयासों से यहाँ पे एडीएम कार्यालय हो, चाहे एएसपी कार्यालय हो, चाहे डीटीओ कार्यालय हो, ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और उनका एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहाँ पे जो मीठा पानी हिमालय का मैं मेरी क्षेत्र की जनता को पिलाऊं, वो उन्हीं की देन है। वो उसका उद्घाटन भी अशोक गहलोत जो पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने करवाया था, और समय समय पर उन्होंने यहाँ की जनता को हालांकि वादा नहीं किया, लेकिन जिले की तरफ एक कदम जरूर उन्होंने कुछ काम किए हैं। और चलिए मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं मनीष जी लौटूंगा। स्वर्णिम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जो मेरा सवाल था उसका मैं अब आपसे जवाब चाहूंगा। प्रभात जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये जानना चाहिए कि इस वक्त आम चुनाव नहीं हो रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि अभी उपचुनाव है। हमारे माननीय भंवरलाल शर्मा जो मेघवाल जी थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ, उसके कारण यहाँ पे ये चुनाव हुए हैं। और भंवरलाल जी ने जो कार्य किए अपने कार्यकाल के दौरान, पिछले कार्यकालों के दौरान, अभी भी रहे मंत्री रहे, इस दौरान वहां चहुमुखी विकास हुआ है। जो लोगों की, आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो दैनिक जरूरतें होती हैं, जो प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोगों के सुविधाओं के लिए, वहां पे उसका डेवलपमेंट हुआ और उसको लगातार बनाया गया। चाहे प्रशासनिक स्तर पे कार्यालय खुलवाने हो या इसके एजुकेशन से संबंधित हो, ये सारी उन्होंने कार्य किए। और उनका वहां पे जो जुड़ाव था अपनी क्षेत्र से, क्षेत्र की जनता से, वो ऐसा था जैसे कोई परिजन हो। वो एक अभिभावक के रूप में वहां पे रहते थे और सभी को वो समान रूप से वहां पे सभी के लिए कार्य करते थे। और वहां की जनता भी उन्हें अपना अभिभावक समझती थी और उनसे इसी प्रकार से एक पारिवारिक लगाव रखती थी। इसी आधार पर उनके जो पुत्र हैं, उनके लिए लोगों ने वहां पे अनुशंसा की थी। इसी कारण से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको टिकट दिया गया। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे जो चुनाव होने वाला है सुजानगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी, आप कहना चाहिए कंटेस्ट में ही नहीं है, वहां पे बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीतने वाली है। क्योंकि हर घर से जो हमें वहां पे सुझाव मिल रहा है और हमें जो वहां से फीडबैक मिल रहा है, यह मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ चढ़ करके हम न सिर्फ मतदान होगा, बल्कि लोग जैसे समर्थन में निकले हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे और अनुराग ठाकुर के सामने कुछ किसानों ने अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज करवाया, और ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उन किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। वहां युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन किसानों की पिटाई की। आपने कहा कि किसानों का जो मुद्दा है वो कांग्रेस के विपरीत जाएगा, लेकिन माहौल ऐसा वहां पर बन पड़ा। आज अनुराग ठाकुर की जिस रैली को लेकर आरोप कांग्रेस का लगाया जा रहा है कि किसानों के साथ वो बीजेपी व्यवहार नहीं कर रही है और दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को सामने रखकर वो चुनाव लड़ रही है, तो ये उनकी हार है एक तरह से। किसानों की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 लोग थे वो, और वो किसान के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप किसी की सभा में जाकर उस सभा को खराब करने की कोशिश करें। किसी उत्साही कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी होगी, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर ये लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। अगर आज कांग्रेस, बीजेपी की सभा में कांग्रेस के लोग जाके ऐसा यही नहीं किया, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, हार को देखकर बौखलाहट है। नुक्कड़ सभा में भी कांग्रेस के लोगों ने जाकर ऐसा करने की कोशिश की, जिसका जवाब आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिया होगा। जो दूसरी बात, मैं स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं, मास्टर जी भंवरलाल जी अब दिवंगत हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मास्टर जी यहाँ के दबंग नेता रहे हैं, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है। लेकिन सुजानगढ़ में इतने मजबूत नेता होने के बाद भी, इतने कांग्रेस सरकार में उनको, वो कई बार मंत्री भी रहे और बहुत सी बार तो वो विवादित बयान भी दिए, पर मैं अब जो कहना नहीं चाहूंगा उनके बारे में, माफी चाहूंगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में है नहीं। पर सुजानगढ़ हमेशा
हमेशा विकास की दृष्टि से महरूम रहा मास्टर जी के कार्यकाल में। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, डॉक्टर कांग्रेस का ये कहना है कि आपने योजना, ये सबसे बड़ी योजना थी, क्योंकि वहां पर जो पानी की समस्या थी, घर घर मीठा जल पहुंचाना, ये उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको उन्होंने पूरा किया और जनता की यही मांग थी। कांग्रेस इसके अभी तक घर घर पानी नहीं पहुंचा है। लोग आज भी मीठे पानी के लिए त्रस्त है। सालासर को जोड़ने वाली सड़क है, वो सड़क इतनी खराब है, मास्टर भंवरलाल जैसे मजबूत नेता और सरकार में मंत्री होते हुए भी उस सड़क का आज तक काम नहीं हो पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो सचिन पायलट गुट में थे, और सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट किस प्रकार काम करते थे ये पूरी दुनिया जानती है। मैं फिर भी अपने आप में माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस दिवंगत आत्मा को इस चुनाव में इसमें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि पर लेकिन वो है भी इससे जुड़ा। पर जो विकास जो होना चाहिए, आज भी मेरा निवेदन सुनिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं। आज भी सालासर जब जो अपना हाईवे बना हुआ है, हिसार से आता है, चूरू से आता है, सुजानगढ़ से जोड़ता है, उस हाईवे से हम अगर सालासर में घुसते हैं तो उस रोड की आप हालत देखिए। और सालासर बालाजी महाराज का मंदिर पूरी दुनिया में विख्यात है, वहां लोगों को उस 10 किलोमीटर में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। मास्टर भंवरलाल जी जैसे मजबूत नेता के काम नहीं होना, इसका मतलब उनकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती थी। जी, योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर। योगेंद्र जी, कांग्रेस बीजेपी की बातों को आपने सुना। नमस्कार योगेंद्र जी। अगर हम बात करें सुजानगढ़ की जिला परिषद को लेकर, इनका कहना है कि बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है, डॉक्टर साहब का कहना है कि बीजेपी की जो जीत है जिला परिषद की, वो एक तरह से इशारा है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में क्या होना है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि नगर पालिका का जो पिछली बार कांग्रेस का बोर्ड रहा 2 बार से, लेकिन उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। कांग्रेस सिंपैथी वोट को लेकर सामने चल रही है और आपने योजना जो रही है, करीब 1000 करोड़ की योजना थी मास्टर भंवरलाल मेघवाल की, वो उसको सामने रखते हुए कह रही है कि उनके अधूरे काम जो है उनको पूरा करना है। आपको फिलहाल ये जो राजनीतिक तस्वीर है और अब तक जो इतिहास रहा है वहां का कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, जिसको लेकर सतीश पूनिया ने बयान भी दिया है, क्या लगता है वहां पर किस तरह की चीजें काम करेंगी? सिंपैथी काम करेगी या फिर जिन मुद्दों को लेकर बात की जानी चाहिए जो लगभग नगण्य से हैं, गौण से हो गए हैं, उन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए? कौन सी चीजें आपको ज्यादा हावी होती नजर आ रही? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, अभी चावला साहब को मैं सुन रहा था, डॉक्टर साहब को, कि मुद्दों की बात कर रहे थे। मुद्दों को बहुत खुशी की बात है कि राजनीति देश में मुद्दों के आधार पे ही होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों के आधार पे ना राजनीति होती है ना मुद्दों के आधार पे को वोट देता है। ये बड़ी रोचक बात है, क्योंकि देखिए जैसे हवा चलती है वैसा ही रुख के नेता भी बदल लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दे इन चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। लोकल स्तर पे कुछ बात हो सकती है, लोकल इश्यूज पे कुछ चर्चाएं हो सकती हैं कि जिला नहीं बन पाया आज तक, क्या वजह रही। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या वास्तव में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लगातार 2 चुनाव कोई नहीं जीत पाया है। और जब मध्यावधि चुनाव हुए थे, मास्टर भंवरलाल 1977 में पहला चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पे वो हार गए थे, जब जनता पार्टी की लहर थी तब की बात है ये। उसके बाद 1980 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो मास्टर भंवरलाल राजस्थान विधानसभा में पहली बार जीत करके गए। उसके बाद एक बार आना एक बार जाना, एक बार आना एक बार जाना, इस तरह से वो 5 बार विधायक बने। पहली बार 80 में बने थे वो। ये सिलसिला चलता रहा। अभी आप सही कह रहे हैं, सतीश पूनिया साहब यही कह रहे थे कि अब की बार तो हमारी बारी है। हालांकि हो सकता है कि वो मजाक के लहजे में भी कह रहे हो कि पहले कांग्रेस जीती तो अब की बार हमारी बारी है। वो मध्यावधि चुनाव की नजर से भी देख रहे हैं कि चलिए ये भी बाई इलेक्शन बेशक हो, लेकिन मिड टर्म का इलेक्शन कहा जा सकता है इसे सुजानगढ़ के लिए। लेकिन बात मुद्दे के साथ साथ सिंपैथी भी गेन करती है, क्योंकि अगर राजसमंद में बीजेपी यह कहती है कि किरण माहेश्वरी की सिंपैथी दीप्ति माहेश्वरी को मिल रही है, उनके किए हुए काम, उनकी लोकप्रियता, लगातार वहां से 3 बार विधायक जीतना, तो 5 बार सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल का जीतना, उनके बेटे को भी सिंपैथी मिल सकती है। अगर वास्तव में सिंपैथी नाम की कोई चीज होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान में सुजानगढ़ में हवा कुछ और चलेगी और राजसमंद में कुछ और चलेगी। ये बड़ा मुश्किल सी बात है। लेकिन देश में चुनाव कहीं पे भी हो, मुद्दों का आधार होना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मतदाता से भी, वो नाप तोल करके, ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ा तराजू जो पकड़ के आप बैठे हैं वो आप ही के हाथ में है। ये वक्त अगर आप छोड़ देते हैं अच्छे डिसीजन के लिए तो फिर 5 साल तो नहीं कह सकते, अब यहाँ 2.5 साल की पारी रहेगी, वो उसमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आपको अपना कैंडिडेट खुद को मजबूती के साथ चुनना चाहिए और जो आपको बेहतर सुजानगढ़ का विकास कर सके उन हाथों में यहाँ का विकास सौंपना चाहिए। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, चाहे दूसरा कोई जीते,
ये डिसीजन वहां की जनता को करना है। लेकिन मनीष हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रभात, अगर मैं एक सवाल मनीष जी से मेरा होगा, मनीष आपसे मैं जुड़ना चाहूंगा। यहाँ छपाई के काम के लिए जाना जाता है। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं वो राजस्थान से बाहर काफी हैं। उनके बड़ी बड़ी इमारतें जिन्हें हवेली कहते हैं वो आज भी वहां पे है। साउथ की तर्ज पे वहां पे वेंकटेश मंदिर बना हुआ है। यहाँ के जो व्यापारी हैं साउथ में हैं। अगर वहां का कोई इम्पैक्ट आपको लगता है यहाँ पे कि वो असर करेगा, कि वहां पे जो आइडियोलॉजी की सरकारें हैं या फिर वहां की जो स्थितियां हैं, वहां डेवलपमेंट का जो नजरिया रहा वो यहाँ पे आएंगे, या वहां के कुछ लोग अभी चुनाव के दरमियान यहाँ पे आए हुए भी हैं? मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार। जी, ऐसी बात फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपने ये भी सही कहा कि सब यहाँ के जो लोग हैं काफी विदेशों में भी खूब है, और यहाँ का जो ये बंदेज का कार्य हो, चाहे ये प्लास्टिक की जो ये तिरपाल वगैरह का हो, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में देखा जाता है यहाँ के। और यहाँ की मिठाइयाँ भी जो है कि काफी प्रसिद्ध है। आपने सही कहा, दूर दराज जो भी क्षेत्र है भारत में, वहाँ सब जगह यहाँ की बनी मिठाइयाँ और काफी संख्या लोग यहाँ से मंगाते हैं। और जी जी मनीष, एक सवाल और है मेरा। देखिए, बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन जो मूल चुनाव होता है, जो मेन इलेक्शन होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे वर्कर्स की फौज होती है, राजनीतिक दलों के नेताओं का आवागमन काफी होता है, पैसा काफी पानी की तरह बहाया जाता है। मैं जो देखता हूँ
इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता डॉक्टर वासुदेव चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र शर्मा जी जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुजानगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा में बने हुए हैं। स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी जो आपने सुना बीजेपी के जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं उन्होंने अभी बात सामने रखी और ये कहा कि कई चीजें ऐसी हैं, सड़क को लेकर उन्होंने एक बात सामने रखी और ये कहा कि जिला बनाना ये भी अपनी मांग है, लेकिन पानी का जो एक जिसको सबसे आगे फ्रंट लाइन में लेकर अपने वादों में कांग्रेस लेकर चल रही है और उनका कहना है कि जो सपना भंवरलाल जी का था उसको अब पूरा करना है। अगर घर घर तक पानी नहीं पहुंचा है तो वो पानी भी घर घर पहुंचाया जाए। लेकिन इनके बीच में एक जो जिला बनाने को लेकर, देखिए मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक बार नहीं कई बार विधायक रहे। ये बात अलग है कि एक बार से दूसरी बार लगातार उनको मौका नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा मौके कांग्रेस में भंवरलाल मेघवाल को वहां पर मिले। उसके बावजूद अगर इस तरह की समस्या रहती है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी का कारण बनती है? देखिए प्रभात जी, अभी जैसा कि सभी चर्चा कर रहे थे, आपने ये मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल द्वारा जो काम कराए गए, जनता के विकास कार्य कराए गए, उनको सबने गिनाया है। तो ये कार्य अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे कार्य थे। अगर एंटी इनकम्बेंसी ऐसी कोई बात होती, उन्होंने ये कार्य नहीं किए होते तो आज राजस्थान के इतने कद्दावर नेता वो नहीं थे और वो यहाँ से बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के सुजानगढ़ से आए थे भंवरलाल जी, क्योंकि उन्होंने ये सब कार्य किए। मीठा पानी पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं, यहाँ भी ये बैठे हैं, और जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्य किए। अगर आज सड़क खराब है तो 2 साल पहले तक, क्योंकि अब ये 1.25 साल तो जो इस सरकार का कोरोना काल में निकल गया, तो क्यों खराब है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान क्या इस क्षेत्र में कोई कार्य हुआ? जो योजनाएं हमारे द्वारा लाई गई पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही मीठा पानी आ गया था, इस क्षेत्र में सुजानगढ़ आ गया था। अगर कोई ढाणी या गांव या कोई 5% 7% अगर घर रह गए तो ये बताना चाहिए कि उस 5 साल का जो फासला, उस 5 साल में ये फासला क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा करा पाई? 5 साल में क्या क्यों नहीं घर घर तक जो है कनेक्शन पहुंचे? ये जवाब तो उनको देना है। इसीलिए चूंकि मुद्दे नहीं है और अपने कार्य गिना नहीं सकते, हमने जो कार्य किए उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय को यही नारा लेकर के खड़ा होना पड़ा कि साहब एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस जीती थी इसलिए इस बार बीजेपी को जिताओ। तो ये चुनावी मुद्दे नहीं होते और चुनाव में वोट मांगने का ये तरीका भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप देखें तो राजस्थान में सुजानगढ़ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो थे वहां यहाँ से कद्दावर नेता थे, जिनका पूरा प्रभाव था राजस्थान में और जिनके नाम से कई जो हम कहना चाहिए दलित और पिछड़ा वर्ग था, इनको संबल मिलता था, इनको ताकत मिलती थी, इनके लिए कार्य करते थे। इसके अलावा वो हमेशा चाहे सरकार में रहे हो या न रहे हो, विधायक रहे या हारे, लेकिन क्षेत्र की जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहे और उनका हमेशा से चाहे किसी भी सरकार का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो मंत्री रहे या न रहे, वो उनका जो जुड़ाव है वो लगातार बना रहता था। और इन्हीं कारणों से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो शुरू से नहीं वहां पे क्षेत्र में काम कर रहे। प्रचार के लिए भी आए तो आधे अधूरे मन से एक बार, एक दिन के लिए या एक सभा करने के लिए, और इनके मुख्य जो स्टार प्रचारक हैं तो वो तो अभी पहुंचे भी नहीं है और ना पहुंचेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार अभियान है वो प्रथम दिन से ही पंगु हुआ पड़ा है। वहां अभियान को वो बार बार ये सोचते हैं कि इकट्ठा करें, लोगों को मनाएं, कार्यकर्ताओं को मनाएं। जो कार्यकर्ताओं में चाहे पंचायत चुनाव को लेकर के हो या ये जो जिला परिषद के चुनावों के दौरान जो रोष उपजा, इसको दूर कर लें, ये इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कम से कम 4 से 5 गुट है। ये तो है प्रदेश स्तर पर। इसके अलावा जो स्थानीय जिला है, उस जिले की अगर आप राजनीति देखें तो जिले की राजनीति में भी मेरे से बेहतर तो हमारे ये पत्रकार साथी जो आपके बैठे हैं ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता
क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता रहे, राजेंद्र राठौड़ जो आज प्रचार करने पहुंचे मंत्री रहे, इसके अलावा राहुल कस्वा है, कई बार के साथ धोली है, लेकिन इनके बीच में जो आपस में जो समन्वय है इसका अभाव भी सबने देखा है, वरना जिले का विकास भी होता और आज इनको कहने को भी होता कि हमने सुजानगढ़ में क्या कार्य किए। लगा रही है गुटबाजी का आरोप तो कांग्रेस पर बीजेपी भी लगा रही है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां पर अर्जुन मेघवाल, माफ कीजिएगा, जो भंवरलाल मेघवाल जी थे मास्टर जी, वो सचिन पायलट गुट के थे और इसी वजह से गहलोत सरकार की तरफ से जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पाया। तो गुटबाजी का आरोप तो कांग्रेस पर भी लगा रही है बीजेपी। देखिए, भंवरलाल मेघवाल जी अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और बड़े महत्वपूर्ण मंत्री थे, और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा विभाग था, इससे पहले की सरकार में भी वो मंत्री रहे। तो ये गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, और आप देखें कि अभी जब नॉमिनेशन हुआ, प्रचार अभियान का प्रारंभ हुआ, हमारे तो तमाम नेता वहां पे पहुंचे और गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां पे स्थानीय स्तर पर भी जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है उसका भी खामियाजा भुगतेंगे, और जो कार्य, क्योंकि गुटबाजी के कारण कार्य नहीं हुए, तमाम बातें जो अभी डॉक्टर चावला साहब यहाँ पे गिना रहे थे, उनको ये बताना चाहिए कि भाई उनके नेताओं ने पिछले 5 वर्ष में सरकार थी, विधायक था उनका, तो सुजानगढ़ में सड़क क्यों नहीं बनी, बता दें ये बात। मीठे पानी अगर भंवरलाल मेघवाल जी लिया है क्षेत्र तक, तो वो बाकी जो बच गए थे घर, उसमें 5 साल में क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। जनता मांग रही है और जनता इसी कारण से, इन्हीं आधारों पर सबक सिखाने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आप किसी को भरमा करके और किसी भ्रम की स्थिति फैला करके, चतुर्वेदी जी, जनता तो सबक आपको सिखाएगी। आपके राष्ट्रीय नेता ने गिनती तेजाब फिल्म के माधुरी दीक्षित के गाने की तरह गाना गा के 1 से 10 तक गिनती गिनकर कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो किसान तो आप जाइए, मेरे को इतना बता दीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि नहीं कहा था कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं, चतुर्वेदी लिसन टू मी, मेरे को तो इतना सा प्लीज मैं आपकी सारी बातें स्वीकार कर लूंगा। मेरे को तो इतना सा बता दो प्लीज कि आपके राष्ट्रीय नेता ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपके तय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कभी माँ बनेगा बेटा बनेगा, उसने ये कहा था नहीं कहा था कि हम किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, कहा नहीं कहा? ये मेरे को बता दो। ये सवाल सोनी जी, योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक बड़ी रोचक बात है, चावला साहब मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी, बात केवल सुजानगढ़ की नहीं है, भारत की राजनीति की है। इस वक्त कहीं पे भी आप देख लीजिए, सबसे बड़ी रोचक बात ये आती है सामने कि कोई अपने मुद्दे और जो आपने कुछ किया है जनता के लिए, खासकर बाई इलेक्शन जैसी चीजों में, उस पर वोट कोई नहीं मांगता। अभी जैसे स्वर्णिम जी भी कह रहे थे कि बीजेपी में दिग्गज नेता जो उनके स्टार प्रचारक, शायद उनका वसुंधरा जी की तरफ इशारा था, वो नहीं आ रही है, उसका बेनिफिट कांग्रेस को लग रहा है। इसी तरह जी हमारी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अभी मनीष जी आपके पास आ जाए। जी योगेंद्र जी। जी प्रभात, आपकी आवाज बीच में कटकी थी, आप अपनी बात अब पूरी करें। प्रभात, यहाँ इश्यू ये है कि बीजेपी कांग्रेस की कमियां गिना रही है, कांग्रेस बीजेपी की कमियां गिना रही है। अभी भी अपने किए पे भरोसा नहीं है किसी को कि हमारा आधार ये है वोट मांगने का। देखिए, आप जब अपोजिशन में होते हैं काफी एग्रेसिव होते हैं, जब सत्ता पक्ष में होते हैं काफी डिफेंसिव होते हैं। पत्थर फेंकना बहुत आसान होता है, लेकिन पत्थर से बचना बहुत मुश्किल होता है कि पत्थर से मुझे बचना भी है। तो वही स्थिति होती है कि आप एग्रेसिव और डिफेंसिव होते हैं। यहाँ अपनी बात पे बात करनी चाहिए। वास्तव में अगर लगता है कि 2.5 साल कार्यकाल कांग्रेस का बहुत ही बेहतर रहा है, सुजानगढ़ में विधायक के साथ साथ मंत्री रहे हैं, मास्टर भंवरलाल पहले भी मंत्री रहे हैं, और चूरू ऐसा नहीं है, चूरू की सुजानगढ़ बहुत फेमस सीट है। 1952 जब से असेंबली का पहला इलेक्शन हो रहा है, तब से सुजानगढ़ इसी नाम से जानी जाती है। यहाँ का विधानसभा क्षेत्र, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 77 में यहाँ शायद एससी की सीट बनी है ये, उसके बाद में सिलसिला चला, लेकिन सुजानगढ़ जो है वो सुजानगढ़ ही रहा है। और ये बात सही है कि 52 से आज तक
रिपीटेशन नहीं हो रहा है वहां पे। एक विधायक एक बार जीता, हो सकता है कि चांस दोबारा किसी को मिला हो, लेकिन लगातार नहीं मिला है। वो एक बार गैप रेस्ट जरूर करा रहा है सुजानगढ़, तो ये ध्यान रखने की बात है। अब इसमें कितनी तलाश रही है, लेकिन ये बात है कि ताकत दोनों ओर से लगाई जा रही है। अभी भी जैसे देखिए कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दौरे रहे, अर्जुन राम मेघवाल को वहां छोड़ा हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत आ चुके हैं। प्रभात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए जन टीवी कभी भी कास्टिज्म में कोई यकीन नहीं करती, ना कास्ट फैक्टर को आधार मानती। अगर मैं कहूं कि जाट वोट है 65,000 है वहां पे, और हनुमान बेनीवाल को काफी जो जाट नेता युवा हैं वो लाइक करते हैं, तो उस तरफ एससी और जाट मिला करके वो त्रिकोणीय संघर्ष बना सकते हैं। लेकिन इन बातों में कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो खेवनहार इस वक्त यानी कि नेतृत्व है, दोनों जाट है, सतीश पूनिया भी और गोविंद सिंह डोटासरा भी। यहाँ यह भी एक परीक्षा की घड़ी होगी कि इस लीडरशिप का क्या होगा, क्या वास्तव में जाट बाहुल्य जो सीट है, बेशक एससी की सीट हो, क्योंकि मेघवाल वहां पे जाटों से कम है, तो इस पे कितना असर छोड़ पाते हैं, सतीश पूनिया का प्रभाव रह पाता है या डोटासरा का रह पाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी मनीष, आपको क्या लगता है, कोई सेंधमारी की कोई गुंजाइश नजर आती है यहाँ पर आरएलपी की तरफ से, जैसा वोटों को लेकर अभी सियासी गणित जो जाट राजनीतिक गणित वहां पर निकलकर सामने आता है, जाट वोट करीब 65,000 के आसपास, 63,000 के आसपास है, और 45,000 के आसपास वहां पर मेघवाल समाज के वोट है, और दोनों उम्मीदवार जो है वो मेघवाल है। लेकिन आरएलपी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है वो एक नायर को उतारा है। अब क्या ऐसे में ये जो राजनीतिक समीकरण वहां पर है 2,74,000 वोटों में से इनको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा? मनीष जी प्रभात, बिल्कुल जो नायक जाति के वोट है वो परंपरागत बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो जाटों का जो वोट है वो ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि आजकल सब समझदार है, ज्यादा युवा वर्ग हालांकि उसके साथ है, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आरएलपी ही ज्यादा वोट लेगी। निश्चित रूप से जाटों के वोट है उनका ध्रुवीकरण होगा और तीनों ही पार्टियों को वोट मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आरएलपी कितना प्रभावित करेगी आपको सीटों को? मुझे नहीं लगता आरएलपी कोई बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। यहाँ तो जो सीधा सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के खेमाराम जी मेघवाल और मनोज जी के बीच में ये मुकाबला रहना है। आरएलपी मुझे कहीं मुकाबले में जो कांग्रेस के जो आरएलपी के उम्मीदवार है वो हर बार चुनाव लड़ते हैं, वो नायक साहब इस बार अलग है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए आरएलपी का जो आरएलपी पहले गठबंधन में रही राजस्थान अपने एनडीए में, लेकिन अब जो अलग हुई ना, वो अलग हुई किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर अलग हुई, और किसानों का मुद्दा इस समय हावी है। तो आपको नहीं लगता कि किसानों का मुद्दा, किसानों के मुद्दे को लेकर उसका गठबंधन से अलग होना, राजस्थान में किसानों का मुद्दा, मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई किसानों का मुद्दा कोई विशेष रूप से हावी है, ऐसा यहाँ कुछ लगता नहीं। मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है कि यहाँ जो सीधा सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखिए आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। आपने एक तो ये कहा कि किसानों का जो मुद्दा है ना, किसान परेशान है क्योंकि उनका कर्ज माफी नहीं हो पाई। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि किसानों का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये तो विरोधाभासी। मैं जो किसान मुद्दा, मेरे और आप दोनों की जो बातें हैं ना उनको आप क्लब कर रहे हैं, वो क्लब मत करो। जो आप जिस किसान मुद्दे की बात कर रहे हो वो कर रहे हो आप किसान जो आंदोलन, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो आंदोलन किया उसको लेके आप जो उस बात कर रहे हो। मैं कर रहा हूं जो राजस्थान के किसान को माननीय राहुल गांधी द्वारा ठगा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ ये जो हनुमान बेनीवाल जी इस चीज को आरएलपी से और जो नायक साहब को लेके आए, उसका कोई मुझे लगता नहीं। मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में होना है। लेकिन वोट तो काटेंगे, अब किसके कटते हैं? चलिए ये सब स्वर्णिम जी आपको बता रहे हैं। देखिए प्रभात जी, आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा, अपने पहले भी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था, तो निश्चित रूप से नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जैसे अभी बात चल रही थी, योगेंद्र जी से भी बात हुई, सारी चीजें, ये बात सही है कि हम लोग जो है हमने कार्य किए क्षेत्र में, उनको लेकर के उन्हीं की बात करके हम तो चुनाव उसी आधार पर लड़ रहे हैं। हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने बताए हुए आप चुनाव सिंपैथी के ऊपर लड़ रहे हो। 2 मिनट सुन लीजिए। आपको इनको ये बताना होगा कि इनकी जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान केवल 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी। आपको ये जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसानों के जो खराबे होते थे फसलों के,
उसके मुआवजे नहीं दिए गए, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, उन आधारों पर आप लोगों ने देखा कि आपकी सरकार को नकारा था जनता ने। स्वर्णिम जी, ये मुआवजे आप हमारे राज्य की बात कर रहे हैं, आपके राज्य की बात कर रहे हैं साहब? और मुआवजे तो आपके राज्य में नहीं दिए जा रहे साहब। वो त्रस्त थी, इस त्रस्त जनता को कोई भूखा ना सोए, किसी को दवाइयों की कमी नहीं हो, किसी को इलाज की कमी नहीं हो, ये ध्यान हमने रखा। और इन चीजों को लेकर के इसके बावजूद ये इस महामारी में विकास के कार्य में कोई गति अवरोध आने नहीं दिया, लगातार विकास के कार्य रहे। बजट की जो घोषणाएं थी वो पूर्ण हुई, उनको हमने लेकर के कार्य किया, जितनी हमने विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन किया था वो सारा हुआ। अब सबसे बड़ी आपकी बात सरकार हमेशा घोषणाओं की सरकार रहती है, घोषणा 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 घोषणा, कभी आपकी घोषणाएं पूरी नहीं होती। स्वर्णिम जी, आपकी घोषणाएं कोई पूरी हुई है तो मेरे को आप बता दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को 6,000 रुपए देने की बात की, देते हैं। आपने कर्जा माफ करने की बात की, एक का कर्जा माफ किया, संपूर्ण कर्जा माफ किया, आप बता दीजिए, हम मान जाएंगे। करके बात तो करके दिखाएं कि साहब हमने ये 3 कृषि कानून बना दिए, आप इसके विरोध में क्यों? कोई पहुंचे तो सही इनका नेता, लेकिन ये जाएंगे नहीं। स्वर्णिम जी, वो कृषि कानूनों में खामियां क्या, वो तो बता दो जरा। कि किसान कर्ज माफी तो हमने की है, जितने अधिकांश किसान है वो सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं, उनका समस्त ऋण, आप किसी को भ्रम में नहीं रख सकते। जिसका ऋण माफ हुआ वो हमें वोट देगा, और जिसका नहीं हुआ, अगर आप मानते हो ऐसा, तो आप उसके पास जाकर के अपने किसान ने पंचायत चुनाव में आपने जो ऋण माफ किया, पंचायत चुनाव में उस ऋण का आपको किसानों ने दे दिया। स्थितियां ये जो जिला परिषद और प्रधान के चुनाव हुए, उसमें किसानों ने आपको वोट की चोट से बता दिया कि आपने किसानों के लिए क्या किया, और उस किसान ने आपको उसकी जानकारी दे दी। योगेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं टिकने वाली, सुजानगढ़ से निश्चित हम चुनाव जीतेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी योगेश जी, देखिए दोनों राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, वहां पर जिन्होंने इसे एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, सिर्फ ये उस प्रत्याशी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया कि हम अपने प्रत्याशी को वहां से जिता कर लाएंगे। अभी जो वर्तमान राजनीतिक माहौल बना है, उसमें अगर हम बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश पूनिया की बात कर लें, वहां पर जो गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, उसमें वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो वसुंधरा राजे से आगे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो मैदान में जाकर और वहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ठीक कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नई जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष की मिली थी, एक नई जिम्मेदारी के साथ उन पर ज्यादा बर्डन, ज्यादा उनकी तरफ देखा जाना, और आगे आने वाले वक्त के लिए उन्हें और अपने ज्यादा ऊंचे ओहदे के लिए खुद को साबित करना। आपको नहीं लगता कांग्रेस बीजेपी दोनों इसी जद्दोजहद में अभी जुटे हुए हैं कि जो प्रतिष्ठा का सवाल है वो उम्मीदवार से ज्यादा जिनको जिम्मेदारी वहां पर चुनाव प्रचार की या चुनाव जीतने की दी गई है, वो अपने लिए समझ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं की ओर निश्चित रूप से पूरा आधार लिया होगा, क्योंकि आपको ध्यान है कि सीएम हाउस में भी लंबी समय तक चर्चाएं चलती रही, बीजेपी में भी कई दौर की बैठकें चलती रही, और ये डिपेंड भी करता है, अभी जैसे चावला साहब कह रहे हैं, उस लिहाज से स्वर्णिम जी भी जो दावा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि देखिए, पार्टी की प्रतिष्ठा के साथ साथ स्थानीय वर्कर का उत्साह और उसकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो आप कितना ताकत लगाते हैं, कितना मेंटेन कर पाते हैं, यहाँ अभी एक चर्चा करना लाजमी होगा। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और ये सब कुछ बनाए हुए हैं, अब वो काफी इफेक्टिव है। और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस ने 500 कार्यकर्ता ऐसे करीब 1.25 महीने पहले से वहां लगाए हुए हैं, जो एक एक बूथ को बड़े तरीके से अपने अंदाज से काम कर रहे हैं वहां पे। तो वर्कर्स की जो फौज कहें या वर्क फोर्स की बात करें, तो वो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कम नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, वो सत्ता पक्ष का जो कार्यकर्ता हो उसका थोड़ा सा एक अलग होता है, लेकिन वो जरूर नहीं है कि जिसकी सत्ता वो बाई इलेक्शन जीत जाए। आपको मैं थोड़ा सा समय लूंगा। 2014 में जब बाई इलेक्शन हुआ था, वसुंधरा जी जीत गई थी, सरकार बनी थी। 14 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जीत करके यहाँ से ओम बिरला चले गए थे। 4 जगह पे बाई इलेक्शन हुआ था, लेकिन चारों ही सीट पे पार्लियामेंट में जाने की वजह से हुआ, जिसमें से 3 सीट, एक केवल कोटा दक्षिण को छोड़ करके 3 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। जबकि 1.25 महीने, कुछ समय 6-7 महीने का ही टाइम हुआ था चुनाव हुए। लेकिन यहाँ एक चलते चलते एक चर्चा जरूर करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ एक मैसेज की राजनीति की गई दोनों तरफ से। आपको ध्यान होगा, दोनों ही तरफ से पार्टियों की ओर से फोटो जारी किया गया।
एक तो हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा और अजय माकन की फोटो का आपको ध्यान होगा, उसको भेजा गया ताकि मैसेज आए प्रदेश में सब कुछ सामान्य है और कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। दूसरा, सतीश पूनिया अजय मिस्टर डड्डा के दौरे के दौरान वसुंधरा राजे के मनोहार कर रहे हैं रायते से, तो वो भी एक मैसेज ये जा रहा था कि अब ये रायता फैलेगा कि रहेगा ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और वो जो तस्वीर है हेलीकॉप्टर वाली, वो कितनी कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। चावला साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सतीश जी मिठाई भी खिला सकते थे, चावला साहब अपने रायता ही परोसा है उनसे, तो ये नोट करने वाली बात होगी कि क्या रहेगा। नहीं, वो तो ये तो सभी सतीश जी उस प्रदेश कार्य समिति के आयोजक थे, वो हमारे मुखिया है, आए हुए जो कार्यकर्ता थे सबको वो खाना खिला रहे थे, तो रायता भी खिला रहे थे, मिठाई भी खिला रहे थे। ये तो अपने संस्कार है, वैसा भारतीय संस्कार है। ये तो राजनीति की थाली में सारे स्वाद होते हैं, उसमें थोड़ा सा अचार भी होता है, थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, थोड़ा सा मिठाई भी होती है। खैर, अब लेकिन ये अब कौन सा स्वाद निकलकर सामने आएगा ये 17 अप्रैल को ईवीएम में कैद होगा, 2 मई को सामने पता चल जाएगा। लेकिन किसकी कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं और जो अब तक का इतिहास रहा है वो क्या इतिहास बदलेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। सब अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता वहां पर अपना मोर्चा जमाए हुए हैं। अब वो मोर्चा कितना कारगर होगा ये भी 17 अप्रैल को पता चल जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।